हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रिलिएंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके लिए हमने करंट का वीडियो, जैसा हमने आपसे बताया था कि करंट का मैराथन वीडियो पड़ जाएगा, आपके लिए आज आ गया है, वो आप देख लीजिए। कल एक वीडियो करंट का और आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन सीरीज़ हम आपके लिए चला ही रहे हैं, इम्पॉर्टेंट। ये आज नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें हम क्वेश्चन के साथ में आपको और बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे साथ में, जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ते रहिए, कम समय बचा है, आप कोशिश करिए इसमें केवल और केवल फैक्ट पढ़िए, जो आपके पास नोट्स लिखे हैं वही पढ़िए आप अच्छे से, ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, एकदम टेंशन फ्री होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसी के साथ आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन था। तो हमने कल भी उस क्वेश्चन 6 के बारे में बताए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, हम आज बता देते हैं। अगर बात करेंगे सिखों का अंतिम गुरु कौन था, तो सिखों का जो अंतिम गुरु था वो गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे आपके, तो ये आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, अर्थात कहना चाहता है अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया था। तो अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सआदत खान ने स्थापित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो सिखों का अंतिम गुरु अभी हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लेंगे तो निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। कल हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था 1498 ईस्वी में। अगर आप बात करेंगे कि भी पुर्तगाली जब आए थे तो शुरुआत में जो इनका मुख्यालय था वो कोचीन था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब आपके फ्रांसिस दी अल्बुर्क आए, इन्होंने गोवा को क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, पुर्तगाल में मिला लिया। ठीक है, तो फिर यहाँ से इनका मुख्यालय अगर देखा जाए तो कोचीन से हटकर गोवा शुरू हो जाता है आपका। फिर आप अगर देखोगे पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, यही भारत से सबसे बाद में गए हैं 1961 में। ठीक है, गोवा को छोड़कर। तो यहाँ अगर देखोगे तो गोवा पर आपका क्या हो जाएगा, फ्रांसिस दी अल्बुर्क ने गोवा पर अधिकार किया था, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त किया था। अगर आप बात करते हैं तो कल हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बारे में कि शुरुआत में पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, इस क्रम में आए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, अंग्रेज भारत में आए, तो इनको अन्य कंपनियों से संघर्ष करना पड़ा, पुर्तगालियों के साथ, डच के साथ, फ्रांसीसियों के साथ। लेकिन आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई थी ये सब कंपनियों के आगे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे आप, अगर अंग्रेज़ों की आप बात करेंगे तो उनकी युद्ध की जो टेक्निक थी बहुत अच्छी थी। आधुनिक हथियार से वो लड़ाई करते थे और उनके पास बड़े बड़े विमान होते थे, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, अन्य सभी कंपनियों को हराया और अपना अधिकार भारत पर काबिज कर लिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कौन सा युद्ध था, तो वाडी वास का युद्द था। कौन सा? वाडी वास। कैसे याद करोगे, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वास कर दिया, एकदम साफ कर दिया, तो वाडी वास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। देखिए, अभी अगर आप बात करेंगे भारत में धर्म सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन की अगर आप बात करेंगे भारत में, तो अगर आप देखेंगे अंग्रेज भारत में शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में गठित होकर भारत में आई थी, ठीक है, और अपनी कंपनी स्थापित की थी, 1613 में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो उनका मेन उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, शासन करना उद्देश्य तो नहीं था। लेकिन जब वो भारत में आए और देखा कि भारत में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हैं, यहाँ राजा आपस में लड़ते हैं, छोटा राजा बड़े राजा से लड़ रहा है, बड़ा राजा छोटे राजा से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं, बहुत सारी अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद जैसी बुराइयाँ फैली हैं। इस वजह से भारत गुलाम हुआ। कि अगर आप बात करेंगे, क्या भारत के पास पैसा नहीं था, भारत बहुत संपन्न देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता था आपका। ठीक है, मसालों के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। केरल का क्षेत्र में इलायची, काली मिर्च बहुत ज़्यादा तब भी पैदा होती थी। इलायची को यवन प्रिय कहा जाता था, ये लोग इलायची को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, काली मिर्च को आप बात करेंगे, अगर काली मिर्च की अगर आप बात करें तो काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। काली मिर्च को लिखना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। ठीक है, और फिर अगर देखेंगे इलायची की अगर बात करेंगे तो ये भी बेटा, ये सब केरल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपकी क्या होती थी, केरल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादित होती थी। काली मिर्च को ये लोग यवन प्रिय कहते थे।
ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो जब भारत की क्रांति हुई आपकी 1857 की, तो उसमें पहली बार अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत लोगों के अंदर जागरूकता फैली, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जागरूकता भी फैली थी कह सकते हैं। लेकिन समस्या थी उसमें कि वहाँ पर नेतृत्व की कमी थी आपकी, इसी वजह से वो क्रांति आपकी असफल हो गई थी 1857 की क्रांति। लेकिन यहाँ के से लोगों ने सीखा, लोगों के अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। जब समाज सुधार आंदोलन आपका चलाया गया था आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, तो उन्होंने भारत में व्याप्त बुराइयों को दूर किया, क्योंकि सबको पता है अगर आपके धर्म में बुराइयां हैं तो आप विकास नहीं कर पाओगे। अगर आपके घर में सास बहू की लड़ाई होती, बाप बेटे की लड़ाई होती, सब आपस में घर में लड़ते रहते हैं, तो घर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप बात करते हैं बेटा, तो समाज सुधार आंदोलन चलाए गए। तो अगर आप बात कर रहे हैं समाज सुधार आंदोलन जो चलाए गए थे, वो जो बुराइयां थी समाज में वो सब को दूर करने के लिए चलाए गए थे। तो अगर अब आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ईश्वर के अस्तित्व ऐसा कुछ नहीं, इस्लाम धर्म के विरुद्ध भी नहीं था, आपका ये हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। यही भी बेटा अगर देखा जाए उस समय व्याप्त एक बुराई थी। दूसरी बात क्या है, अगर आपको पूजा करना है तो आप ईश्वर की पूजा करिए, उसकी आराधना करिए। ईश्वर ये नहीं कहता है कि आप भूखे रहकर अपनी को प्रताड़ना देकर हमारी पूजा करिए। ईश्वर भी कहता है सबसे बड़ा धर्म है इंसान की सेवा, किसी गरीब की सेवा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी, तो आपके बम्बई में की थी। कुछ क्वेश्चन और याद रखिएगा दयानंद सरस्वती से। अगर आर्य समाज की बात करेंगे आप आर्य समाज की, तो आर्य समाज को शुद्धि आंदोलन भी बोला जाता है, ये भी बोल सकता है शुद्धि आंदोलन किसे बोला जाता है, तो आर्य समाज को शुद्धि आंदोलन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके थे, खासकर मुस्लिम, अगर मुगल काल में आपने देखा होगा मिडिवल हिस्ट्री में, तो इन हिंदुओं को क्या किया था, फिर से हिंदू बनाना था, जो अन्य जातियों में परिवर्तित हो चुके थे, इसलिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। अगर बात करेंगे आर्य समाज का जो मुख्य नारा था वो वेदों की ओर लौटो था। क्या नारा था बेटा? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इनका मुख्य नारा था। फिर और अगर एक बात करेंगे, एक जो शब्द आप बार बार सुनते रहते हैं स्वराज, या स्वराज जो आप शब्द सुनते रहते हैं बार बार, इसका जो पहली बार अगर प्रयोग देखेंगे तो आर्य समाज में ही किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आप यहाँ से अगर याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा आर्य समाज के विषय में, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर देखेंगे आपने तो विवेकानंद ने ही की थी। किसने की थी? विवेकानंद ने। शिकागो धर्म सम्मेलन जो आपका हुआ था उसमें भी स्वामी विवेकानंद ने ही भाग लिया था, और पहली बार जो विश्व है वो भारत से परिचित हुआ था आपके, कि भारत भी एक ज्ञानी देश है, और भी बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में लोगों ने जाना था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। शिकागो धर्म सम्मेलन में आपके कौन गए थे? आपके स्वामी विवेकानंद गए थे, या 1893 में आपका हुआ था, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद की थी। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। अगर इसको बेटा आप याद रखते हैं तो धर्म सुधार आंदोलन है आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म सुधार के आंदोलन के माध्यम से ही भारत में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। इसलिए जो ये हैं आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतना आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो इतना आपको जरूर याद रखना है बेटा, ठीक है। शिकागो धर्म सम्मेलन जो हमने बताया वो भी आपको याद रखना है, 1893 में आपका हुआ था, ठीक है। अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर आप बात करते हैं अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, तो अब बेटा इसके विषय में पहले थोड़ा बहुत जानिए। जब अंग्रेज़ भारत आए तो इनको समस्या हो रही थी। क्यों? क्योंकि अगर भारत के बारे में जानना था, इनको भारत के ग्रंथ पढ़ने थे, इनको हिंदी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, अरबी फारसी भाषा नहीं समझ में आ रही थी। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि पहले इन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। एक व्यक्ति थे आपके लॉर्ड मैकाले, एक व्यक्ति थे आपके, क्या थे आपके, लॉर्ड कह सकते हो इनको, ठीक है। एक व्यक्ति थे आपके लॉर्ड मैकाले। इन्होंने क्या किया था, 2 फरवरी 1835 को अपना एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था। इसी पत्र में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत का माध्यम बनाने की अपील की थी, और इसको स्वीकार भी कर लिया गया था। किसके द्वारा? अगर पूछोगे किसके द्वारा, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो यही आपका क्या अगर देखा गया, यही आपका है अंग्रेजी भारत का जो है शिक्षा का माध्यम बना था, कब? 1835 में। और भी कुछ बातें जानिए। जो मैकाले था ना, ये बहुत धूर्त व्यक्ति था।
भारतीयों से बहुत ज़्यादा घृणा करता था, खासकर भारतीय साहित्यों से देखोगे तो इसने कहा था कि पूरे भारत के जितने भी साहित्य हैं वो अंग्रेजी की एक अलमारी की एक लाइन की पुस्तकों से भी कम हैं। मतलब अंग्रेजी की किताबें बहुत महान हैं, भारतीय ग्रंथों की इसने बुराई की थी। और इसने जब ये विवरण पत्र प्रस्तुत कर रहा था तो अपने पिता से कहा था, अगर यह विवरण पत्र मेरा सफल हो जाता, जो नीति है हमारी ये अंग्रेजी शिक्षा की सफल हो जाती है, तो एक समय में ऐसे भारतीय तैयार होंगे जो सकल सूरत से तो भारतीय होंगे लेकिन बोली भाषा और ड्रेस से क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। आज भी आपको कुछ मिल जाते हैं शहर के जो लोग हैं, कभी कभी गांव अगर पहुंच जाएंगे, ओ माय गॉड गोबर लग गया, ओ माय गॉड धूल लग गई, ओ माय गॉड कच्चा घर है, ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं। वही बेटा ये अंग्रेजों की औलादे हैं। जो मैकाले ने कहा था वो एकदम सच बात है, ठीक है। भारत बना, ऐसे भारतीय बने जो सकल सूरत से भारतीय थे लेकिन वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, ठीक है। तो ये आप याद रखना है कि वह लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र विलियम बेंटिक के काल में प्रस्तुत किया था, ठीक है। तब क्या था 1835 में अंग्रेजी भारत जो है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आप, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो बेटा गांधी जी ने। बुनियादी शिक्षा को बेटा आप बेसिक शिक्षा भी कह सकते हो, कई नाम है इसके, आप इसको बेसिक शिक्षा भी कह सकते हो। बेसिक का अर्थ ही होता है आधारभूत, इसको आप आधारभूत शिक्षा कह सकते हो आप लोग, ठीक है बेटा, आधारभूत शिक्षा कह सकते हो। ये विचार किसने दिया था, तो ये गांधी जी ने दिया था, ठीक है। कब दिया था 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, किसमें, हरिपुरा अधिवेशन में 1938 की अगर बात करोगे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा का विचार दिया था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो अगर देखेंगे अलीगढ़, जैसे हिंदू धर्म में सुधार के आंदोलन चलाए जा रहे थे वैसे मुस्लिम धर्म में भी सुधार के आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो अगर आप बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो सर सैयद अहमद खां थे, आपके सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं कि 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, बेटा आपके सर सैयद अहमद खान ने की थी। यही कॉलेज आगे चलकर 1920 में आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना था, अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछ सकता है आपके, ठीक है। तो आप देखोगे किसने स्थापना की, सर सैयद अहमद खान ने। कब की थी, 1875 में। ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय कब बना था आपका, 1920 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर अगर देखोगे सर सैयद अहमद खां के विषय में निम्नलिखित में से क्या सा कथन सत्य नहीं है। और देखोगे बेटा सर सैयद अहमद खां के बारे में तो पढ़ो, इसको देखो आराम से। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज की स्थापना की थी, एकदम सही है। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे, सही है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विरोध करते थे, एकदम सही, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी, ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखोगे कांग्रेस के बारे में, इसमें कुछ उदारवादियों थी कि उदारवाद पर विश्वास रखती थी, मतलब कि शांति से आप अंग्रेजों से मांग करो, अंग्रेज आपको कभी ना कभी तो स्वतंत्रता दे ही देंगे। लेकिन आगे चलकर कांग्रेस में भी आपके उदारवादी उग्रवादी आपके पैदा हुए आपके, ठीक है। लाल बाल पाल जो आपके थे उग्रवादी थे, आपके बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय आपके, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो ये आपके उग्रवादी थे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं था, तो यह मुस्लिम लीग के एक नेता नहीं थे बेटा, ठीक है। इसमें लिखा या मुस्लिम लीग के एक नेता थे, तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम लीग तो बाद में अस्तित्व में आई थी। ठीक, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, भारत का पैगंबर या पुनर्जागरण का पिता या धार्मिक सुधार आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो हमने आपको बताया राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही 19वीं शताब्दी में पहली बार भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसलिए इनको ही क्या बोला जाता है, भारत का पैगंबर या भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। तो अगर आप बात करते हैं प्रार्थना समाज की बात करते हैं, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर आप बात करोगे तो 1867 में इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। और अगर आप जानना चाहते हैं बेटा तो किसने किया था, आत्माराम पांडु ने किया था। दो बातें याद रखना है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने की थी। किसके प्रयासों से, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से किसने की थी, आत्माराम पांडु ने। कब की थी, 1867 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आप याद रखिएगा। फिर अगर देखेंगे इसी प्रार्थना समाज से आपके महादेव गोविंद रानाडे, जो महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। महादेव गोविंद रानाडे की अगर बात करेंगे तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे, महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, ये गांधी जी के और अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे।
ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। प्रार्थना समाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब स्थापना हुई थी, किसने की थी, कब की थी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो अभी हमने आपको बताया ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर बात करोगे तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की अब बात करेंगे तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, लेकिन आगे चलकर इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, किसने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका कार्यभार संभाला ब्रह्म समाज का। और 1839 की अगर बात करोगे आप लोग, 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसकी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप याद रखिएगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने अगर बात करोगे तो कब स्थापना की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो की थी आपका, वो 1839 में की थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ की थी इसने, कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आप याद रखिएगा। फिर आगे चल के अगर देखेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से जोड़ा था, लेकिन आगे चलकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ के मध्य आपका क्या हो जाता है, विभेद उत्पन्न हो जाता है और क्या होता है, ब्रह्म समाज में आपका बंटवारा हो जाता है 1865 के आसपास। तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था आपका, और विवेकानंद का पूछेगा तो नरेंद्र दत्त था। क्या था, नरेंद्र दत्त था आपका विवेकानंद का, इनका क्या था आपका मूल शंकर। ये क्या थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे कौन, ये किसके थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो आप देखेंगे किसके प्रयास से अगर देखेंगे तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था वो सती प्रथा के विरुद्ध चलाया था। ठीक है, सती प्रथा होता क्या है, अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी भी उसकी चिता में बैठकर जलकर साथ मर जाती थी। ठीक है, क्योंकि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, तो जीकर करती क्या। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था राजा राम मोहन राय के समय। फिर अगर देखोगे वर्ष 1829 में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो अगर आप बात करोगे 1829 में सती प्रथा को जो समाप्त किया था आपके लॉर्ड बेंटिंग ने समाप्त किया था। किसने बेटा, लॉर्ड बेंटिंग ने समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। बेंटिंग ने समाप्त किया था किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कब, आपके 1829 में। ये आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे राजा राम मोहन राय किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया था, तो राजा राम मोहन राय इसके खिलाफ सती प्रथा की कुप्रथा के खिलाफ क्या किया था, इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं कि गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया था और इसका कारण क्या था। देखिए बेटा, कुछ चीज़ समझिए। अगर आपने 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ा होगा। ठीक है, क्या है आपका 1909 का मार्ले मिंटो, क्या है आपका मार्ले मिंटो अधिनियम, अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ा होगा। तो इसमें क्या किया गया था, ये मिंटो कौन थे, ये बेटा भारत के वायसराय थे आपके। ठीक है, मिंटो भारत के वायसराय थे और मार्ले आपके कौन थे, ये राज्य सचिव थे। ये भारत के क्या थे बेटा, ये भारत के राज्य सचिव थे। राज्य सचिव का पद बनाया कब गया था आपका, तो 1858 में बनाया गया था। 1857 की क्रांति के बाद क्या काम किया गया था, 1858 में मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। अब भारत का शासन सीधे क्या था बेटा, ब्रिटेन की महारानी के माध्यम से चलाया जा रहा था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। ठीक है, फिर क्या हुआ था, डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित हो गया था, वो कंपनी यहाँ पर समाप्त कर दी गई थी। इसी समय भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। इसी 1909 के अधिनियम में काम किया गया था बेटा आपका सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या आपको याद रखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन या इसी को पृथक निर्वाचन भी बोलते हैं। किसके लिए, मुसलमानों के लिए शुरू किया गया था कि मुस्लिमों के लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी और मुस्लिम सदस्य के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। अर्थात देखो, हिंदू मुस्लिम के लोग बांट रहे हैं बेटा, क्योंकि अंग्रेजों की नीति ही थी फूट डालो और राज्य करो। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन गांधी जी बेटा विरोधी थे इसके सांप्रदायिक निर्वाचन के, सांप्रदायिक पुरस्कार के। गांधी जी क्या था बेटा, विरोधी थे। क्यों, क्योंकि वो पता था कि इससे हमारे समाज में फूट उत्पन्न हो जाएगी।
ठीक है, हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, हिंदू हिंदू लड़ेंगे, जात के आधार पर अगर हम बांट देंगे। तो इसमें अगर देखेंगे क्यों विरोध किया था, तो आप देखेंगे हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, यही इसका एक मेन कारण है। ठीक है, फिर अगर देखोगे बेटा सांप्रदायिक पुरस्कार को मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोला जाता है। क्या आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोला जाता है आपका। ठीक है, इसी से संबंधित है आपका, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे 1837 में। बात करोगे AC वाडिया, AC वाडिया थे बेटा जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पहले फेलो बने थे आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि वह कौन सा पहला आयोग है जिसके द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। अभी हमने आपको बताया 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, इसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा भारत में शिक्षा का माध्यम बनी। लेकिन इसमें क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया। भारत में क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि भारत के लोग भारतीय भाषा जानते थे, अरबी फारसी जानते थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। ठीक है, तो बहुत सारा विवाद उत्पन्न हो गया। फिर आपने एक और चार्टर एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, कौन सा 1813 का चार्टर एक्ट। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, 1813 का चार्टर एक्ट आप लोगों ने पढ़ा था। इसमें क्या काम किया गया था, इसमें काम किया गया था 1 लाख रुपये वार्षिक शिक्षा पर व्यय किए जाएंगे, ये काम किया गया था। दूसरा काम किया गया था चीन के साथ और चाय पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा, व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा, बाकी समाप्त हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है अभी तक क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती थी, लेकिन 1813 में यह कहा गया चीन के साथ तो चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी हर जगह आपका एकाधिकार समाप्त किया जाता है, अन्य लोग भी भारत में व्यापार कर सकते हैं, मतलब अन्य अंग्रेज भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो पूछा जाएगा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ कब, 1813 में। पूर्ण रूप से पूछेगा कब आपका समाप्त हुआ था, वो पूर्ण रूप से 1833 में समाप्त हुआ था। तो आप याद रखना पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ था, 1813 में आपका क्या हुआ था, 1833 में आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, 1813 में आंशिक रूप से। ठीक है, एक काम और किया गया था बेटा इसी 1813 में, पहली बार आपके विलियम विल्बरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरी भारत में आए थे। मिशनरी भारत आए थे, क्यों आए थे बेटा, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए और साथ में अंग्रेजी भाषा का प्रचार करने के लिए। इतनी बातें आप लोगों ने देखा। फिर जब 1 लाख रुपए व्यय का ये प्रावधान किया गया तो एक विवाद उत्पन्न हो गया कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए। ठीक है, ये पैसा किस शिक्षा पर खर्च किया जाए, भारतीय भाषा पर खर्च किया जाए या अंग्रेजी भाषा पर खर्च किया जाए, विवाद उत्पन्न हो गया। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, आंग्ल प्राच्य विवाद बोलते हैं, आंग्ल प्राच्य विवाद बोलते हैं। यह आंग्ल प्राच्य विवाद आगे चलकर ऑकलैंड के समय, किसके बेटा, ऑकलैंड के समय चलकर 1833 के आसपास समाप्त हुआ था। 1833 के आसपास चलकर ये समाप्त हुआ था, आंग्ल प्राच्य विवाद है। ठीक है, फिर अगर इसी क्रम में अगर देखा जाए तो 19 जुलाई, इसी क्रम में अगर देखा जाए आपका तो 19 जुलाई 1854 में चार्ल्स वुड, कौन सा बेटा, आपके चार्ल्स वुड, इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। एक घोषणा पत्र, उसी के द्वारा क्या काम किया गया था, पहली बार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर आपका बल दिया गया था। तो यही आपको याद रखना है, कौन हो जाएगा आपका, चार्ल्स वुड आपका आयोग हो जाएगा 19 जुलाई 1854 को। इसे बेटा क्या बोला जाता है, इसे शिक्षा का महाधिकार पत्र बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, शिक्षा का महाधिकार पत्र बोला जाता है। क्या बेटा, महाधिकार पत्र बोला जाता है, या इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोल सकते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, दोनों याद रखिएगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं, शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे बोलते हैं। तो 1854 में जो चार्ल्स वुड ने घोषणा पत्र जारी किया था, इसी को शिक्षा का महाधिकार पत्र बोलते हैं। एक आपको और याद रखना है, जो संविधान का भाग 3 है उसको भारतीय जनता का या संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें भारतीय लोगों के अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक आप मैग्ना कार्टा और याद रखना है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय कंपनी की स्थापना के लिए वो लोग, अंग्रेज लोग भारत के शासकों से मांग कर रहे थे कि हम यहाँ कंपनी स्थापित करें, यहाँ कंपनी स्थापित करें। उस समय एक उत्तर मुगलवर्ती शासक था आपका फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर, वो बहुत गंभीर फोड़े से पीड़ित था। तो अंग्रेजों के एक चिकित्सक ने उसका इलाज किया और फर्रुखसियर बहुत खुश हुआ और कंपनी को क्या किया, ज़मीन दे दिया।
अधिकार पत्र जारी किया कि आप भारत में कंपनी यहाँ स्थापित कर सकते हो आपका। तो इसी को कंपनी का अधिकार पत्र बोलते हैं। किसने जारी किया था? फारूक शेर ने जारी किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑकलैंड वाला याद रखना है। फिर आपको देखोगे चार्ल्स वुड का याद रखना है। अगर ये समय देखोगे, इस समय भारत का अगर बात करोगे गवर्नर जनरल कौन था, तो देखो 1854 का समय है। 1853 के आसपास भारत में अगर देखोगे 1853 में आपकी मुंबई से थाने तक आपकी पहली रेल चलाई गई थी। भारत में तार विभाग की स्थापना इसी समय हुई थी आपकी, ठीक है। डाक विभाग की भारत में स्थापना हुई थी, तार विभाग की स्थापना आपकी हुई थी, ठीक है। तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। क्या है? लॉर्ड डलहौजी इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही बेटा, लॉर्ड डलहौजी ने ही अगर बात करोगे तो हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति, राज्य विलय की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोल सकते हैं बेटा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति शुरू की थी। अर्थात जिन राजाओं के संतान नहीं होगी उसकी रीत को हड़प लिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। और अगर 1858 के आसपास अवध को क्या किया गया था? कुशासन के आधार पर और अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पर अगर याद रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है बेटा। इतनी क्वेश्चन आप यहाँ पे बात याद रखेंगे। फिर अगर बात करते हैं आप यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो अगर आप देखोगे यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता जो थे वो हेनरी विवियन है बेटा, आपका हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इन्हें ही आधुनिक भारत का क्या बोला जाता है? इन्हें ही आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो हैं आपके हेनरी विवियन है। ये क्या थे? इन्होंने बेटा यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1826 में। ये आप याद रखिएगा। फिर अगर बात करेंगे आप लोग सर्वोदय का आशय क्या है, बेटा देखो गांधी जी के बारे में आपको पता होगा। अगर गांधी जी की आप बात करते हैं तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। और गांधी जी बेटा सबका विकास, गांधी जी क्या काम करते थे? सबका विकास, आपका सबके विकास की बात करते थे गांधी जी, ठीक है। तो सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? सर्वोदय मतलब सबका उदय हो, ठीक है। क्या अर्थ है इसका? होता है आपका सबका उदय अर्थ होता है सर्वोदय का। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे 1784 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो देखो बेटा जो आपकी संस्थापक की बात करोगे सर विलियम जोन्स था। किसके लिए इसकी स्थापना की थी? किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो अगर आप बात करेंगे इसमें, अगर बात करेंगे तो बंगाल का गवर्नर, अगर बात करोगे बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का अगर गवर्नर का जो पद था गवर्नर जनरल बन चुका था। कब? आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस समय अगर देखोगे वारेन हेस्टिंग आपका था, वारेन हेस्टिंग था आपका, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग के समय विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कहाँ स्थापना हुई थी? अगर इसमें आप देखेंगे बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? बंगाल में स्थापना की गई थी। काम क्या था? तो आपको पता है जितनी भी उस समय भारत में पुस्तकें थी या तो संस्कृत भाषा में रची गई थी, या तो हिंदी में थी, या तो अरबी फारसी में थी आपकी, ठीक है। तो इन लोगों को दिक्कत होती थी समझने में। दूसरा बात, इन लोगों को पता था अगर किसी को तोड़ना है तो उसको धर्म से तोड़ सकते हो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है धर्म से लड़ा दो। तो इन लोगों ने क्या किया था? जो भारतीय भाषाओं में रचित पुस्तक थी उसको अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। ये जिसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम था, ठीक है। भगवद गीता जो है आपकी, भगवद गीता, इसका भी क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था अंग्रेजी भाषा में। तो इतनी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय खोला था? तो इसकी अगर बात करते हैं आप लोग तो 1882 में अडयार में इसने अपना मुख्यालय खोला था। अगर और बात करेंगे पहला मुख्यालय जिनका जो खुला था वो आपके न्यूयॉर्क में बेटा, अमेरिका में खुला था, भारत में नहीं खुला था। न्यूयॉर्क अमेरिका में। भारत की अगर बात करेगा तो 1882 में अडयार में खुला था। इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से आपकी एनी बेसेंट संबंधित हैं। एनी बेसेंट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एनी बेसेंट संबंधित हैं, इनके विषय में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट के समय में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 1898 में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय। किसकी? सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही आपका चलकर आगे 1916 में क्या बना था? मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या बना दिया था बेटा? मदन मोहन मालवीय ने इसे BHU बना दिया था, ठीक है। यही था आपका, तो ये भी आपको याद रखना है। मालवीय ने क्या बना दिया था? इसको BHU बना दिया था। 1898 में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय एनी बेसेंट ने स्थापित किया था, ठीक है। इसी को आगे चलकर आपको क्या हुआ था? 1916 में मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? BHU बना दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक और पूछता है, अगर पूछेगा जो कांग्रेस की स्थापना आपको पता है
85 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक है। पहला अधिवेशन इसका कहाँ, बम्बई में हुआ था, ठीक है। ठीक है, इसकी बात करोगे अगर जो कांग्रेस के अधिवेशन की अगर बात करोगे तो कांग्रेस का अधिवेशन बेटा आपका एक हुआ था 1917, 3 डेट आपको याद रखना है, 1925 और आपका एक हुआ था 1933 में। ये आपका हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। ये आपका हुआ था कानपुर में, ठीक है, कानपुर में आपका ये हुआ था, ठीक है, कानपुर में। फिर आपका कहाँ हुआ था, आपका कलकत्ता में, ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है बेटा। जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे आपके 1917 में, 1925 में, 1933 में, कलकत्ता में, कानपुर में, फिर कलकत्ता में हुए थे। तो जो 1917 में बेटा कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। किसने, एनी बेसेंट ने। फिर अगर देखोगे 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी आपकी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, कौन है, भारत की बुलबुल किसे बोला जाता है, सरोजनी नायडू को बोला जाता है। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, सरोजनी नायडू ने की थी, ठीक है। फिर अगर देखोगे 1933 में जो कलकत्ता में बेटा अगला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अगर देखोगे तो नलिनी सेनगुप्ता, क्या नाम था बेटा, अगर इसकी बात करोगे तो नलिनी थी आपकी। अगर कलकत्ता वाले अधिवेशन की आप बात करोगे तो नलिनी थी, ठीक है, नलिनी सेनगुप्ता थी। ये 3 महिलाएं थी आपकी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो तीनों से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अगर पूछेगा पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आप देख रहे हो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। लेकिन चूंकि ये भारतीय नहीं थे, इसलिए अगर आपका ये क्वेश्चन लगा देता है ये प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपका 1925 वाला कानपुर अधिवेशन हो जाएगा, किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने किया था। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। और अगर बात करोगे इनके बारे में, अगर आप बात करोगे तो नारी आंदोलन का जन्मदाता बोला जाता है इनको। बेटा क्या बोला जाता है, नारी आंदोलन का इनको क्या बोला जाता है, नारी आंदोलन का इनको जन्मदाता बोला जाता है सरोजिनी नायडू को। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। हमने आपको बहुत सारे फैक्ट बता रहे हैं, साथ में इतना बेटा पढ़ते चलना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। अगर देखोगे बेटा धर्म सुधार आंदोलन जो ज़्यादा चलाए गए थे, ये उच्च वर्ग में या तो मध्यम वर्ग में सुधार के लिए चलाए गए थे। तो इसलिए अगर आप बात करोगे तो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए आपके जो ज़्यादातर आंदोलन थे वो यहीं तक सीमित रह गए थे। गरीब जनता इन आंदोलन का लाभ बहुत कम उठा पाई थी। सिर्फ अगर आप एक आंदोलन देखोगे तो सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज आप अगर देख रहे हो 1873 के आपका 1873 में आप सत्यशोधक समाज आप देख रहे हो, सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक समाज किसने स्थापना की थी, ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी, किसने, ज्योतिबा फूले ने। यही था जिसने निम्न जातियों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। 1870 में सत्यशोधक समाज था, ज्योतिबा फूले ने निम्न जातियों को फोकस करने के लिए, उनके धर्म में सुधार करने के लिए चलाया था। लेकिन ज़्यादातर आंदोलन थे आपके जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग में ही आपके चलाए गए थे, इतना भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला मिशन निम्नलिखित में कौन सा। तो अभी हमने बताया बेटा आपको कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, कलकत्ता में आपका शुरू हुआ था 1828 में ब्रह्म समाज आंदोलन। इसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्रह्म समाज हो जाएगा। बेटा ये जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं थोड़ा गुस्सा भी आई और हंसी भी आई। क्यों बेटा, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसको हम पहले भी अभी बना चुके थे, 2 घंटा पहले इसको हमने बनाया था। लेकिन गलती से क्या हुआ बेटा, हम माइक खोलना भूल गए थे। पूरा वीडियो हमने बना दिया, जब देखा तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। एकदम बहुत गुस्सा आई, हंसी भी लगी। फिर हमने क्या किया, 1 घंटे का रेस्ट किया, फिर वीडियो बनाया कि आपके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। गला हमारा दर्द कर रहा है बेटा थोड़ा बहुत, ठीक है। सुबह से कई क्लास होती हैं, पढ़ाओ बेटा, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब तक पेपर नहीं हो जाता है हम रुकेंगे नहीं, लगातार वीडियो पढ़ते रहेंगे। कल फिर आपके लिए 2-3 वीडियो आएंगे। सुबह आपका एक वीडियो आ चुका है, फिर अभी आएगा आपका वीडियो, करंट का आएगा आपका दोपहर में, फिर अभी ये वीडियो आएगा। फिर आप देखोगे कल 2-3 वीडियो आएंगे। कुछ भी हो जाए, सफल होना है हमारा ये लक्ष्य है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय, फिर अगला क्वेश्चन है कि अगर बात करोगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किस वायसराय के प्रभुत्व के समय में पारित किया गया था। अगर बेटा आप देखोगे ये 1904 का समय कौन सा था, याद करो, थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा है। 1905 का समय याद आ रहा है, जब बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का विभाजन किया गया था, आपको समय याद आ रहा है, बंगाल का विभाजन, ठीक है।
बंगाल का विभाजन, बंगाल के लोगों ने एकता दिवस मनाया था, पहली बार भारतीयों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, ठीक है। ये सब बातें आपके बंगाल विभाजन से संबंधित है, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन किया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो ये कर्जन का ही समय चल रहा है। अगर बात करोगे 1899 से 1900 के आसपास से भारत के क्या बने थे? गवर्नर वायसराय आपके बने थे भारत के, ठीक है। तो इनके समय भी बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यही सेम समय आपका पूछ रहा है 1904 के आसपास से, तो आपका कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। कुछ बातें यहाँ पर और याद रखनी है। अगर कर्जन की बात करोगे, लॉर्ड कर्जन की, तो ये सबसे अलोकप्रिय गवर्नर था। अलोकप्रिय मतलब भारतीय लोग इसको जरा सा भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि देख रहे हो बेटा, इसने भारत को एकदम तोड़ दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। क्यों? क्योंकि बंगाल जो है ना उग्रवादियों का गढ़ बन चुका था, लगातार बंगाल आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए इनको तोड़ दिया। लेकिन इन लोगों ने कारण क्या बताया? अंग्रेजों ने कहा नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्रशासनिक दिक्कतें आ रही, इसलिए हम बंगाल को तोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था आपको, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर अगर और आप देखोगे इसमें कुछ बातें और अगर देखोगे, हाँ, विश्वविद्यालय अधिनियम जो है आपका, ये अधिनियम की बात करेगा तो 1904 है। अगर आयोग की बात करेगा, विश्वविद्यालय आयोग की अगर बात कर रहा है आपका, विश्वविद्यालय आयोग की बात कर रहा है अगर, तो ये 1902 में बना था, ठीक है। 1902 में बना था। ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात है, एक आपका है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग वो भी विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। कौन? राधा कृष्णन आयोग, वो विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स वुड आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। एक आपका हंटर आयोग या शिक्षा आयोग बोला जाता है। क्या बेटा आपको देखोगे? हंटर आयोग या इसी को क्या बोला जाता है? शिक्षा आयोग। एक क्या है आपका? हंटर आयोग या शिक्षा आयोग है। ये अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे? आपसे प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अभी चार्ल्स वुड वाला हमने आपको पीछे बताया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधित है। और राधा कृष्णन आयोग पूछेगा, राधा कृष्णन आयोग अगर पूछ रहा है तो आपका वो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। और अगर आपको मुद्दालियर आयोग, कौन सा? मुद्दालियर आयोग पूछ रहा है, मुद्दालियर, तो माध्यमिक शिक्षा से, केवल माध्यमिक शिक्षा से। अगर मुद्दालियर आयोग पूछ रहा है आपका तो किससे है? माँ से मुद्दालियर, और माँ से क्या हो जाएगा आपका? माध्यमिक शिक्षा से आपका संबंधित है, ठीक है। इतनी बातें आपकी हो गई हैं। ठीक है। तो पूछेगा बेटा किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था? तो थॉमस रैले। आप रैले याद रखिएगा, पूरा नाम इनका थॉमस रैले है, तो आप रैले याद रखिएगा। रैले इस विश्वविद्यालय आयोग, ऐसे कभी कभी हम लोग रैले आयोग भी कह देते हैं क्योंकि रैले की अध्यक्षता में बनाया गया था, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर आप डेटा बेस देखेंगे, कुछ और आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे 1898 के आसपास आपका एक आयोग बना था जिसको लायल आयोग बोलते हैं, दुर्भिक्ष आयोग या लायल आयोग बोलते हैं, जो भारत में लगातार अकाल आ रहे थे, सूखे पड़ रहे थे, उसकी जाँच के लिए आपका बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले अगर बात करोगे, आपका स्ट्रेची आयोग बना था। कौन आपका आयोग बना था? आपका स्ट्रेची आयोग बना था, आपका स्ट्रेची। ये भी आयोग जो आपका बेटा अकाल के लिए बनाया गया था, स्ट्रेची आयोग, ये भी आपके अकाल के लिए बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने ये देखा कि जो लॉर्ड कर्जन था, ये सबसे अलोकप्रिय क्या था आपका? सबसे अलोकप्रिय गवर्नर था, ठीक है। इसको भारतीय नहीं पसंद करते थे। अगर आप लोकप्रिय गवर्नर की बात करेगा कि भारत का लोकप्रिय गवर्नर कौन था, अगर भारत की लोकप्रिय गवर्नर की अगर बात करोगे आप लोग, तो जो आपका लोकप्रिय गवर्नर था सबसे, ठीक है, जो सबसे लोकप्रिय गवर्नर था वो क्या था आपका? लॉर्ड रिपन था। कौन था आपका? लॉर्ड रिपन था, ठीक है। लॉर्ड रिपन का नाम याद आ रहा है? कौन सा नाम? पहली बार भारत में जो 10-10 वर्ष की नियमित जनगणना होती है बेटा, जनगणना पहली बार लॉर्ड रिपन के ही काल में 1881 में हुई थी। दूसरी बात है, अगर जनगणना की बात करेंगे तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना 1881 रिपन के काल में शुरू हुई थी। फिर और बात रिपन से आपको एक और याद रखनी है, इसी 1881 में भारत में पहली बार फैक्ट्री अधिनियम, पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था 1881 में, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। कौन सा बेटा? पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था और पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। फिर अगर पूछेगा दूसरा फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसी के 10 साल बाद 1891 में आपका दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। ये बातें, इतनी बातें बेटा अगर आप याद रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये आप हंटर आयोग याद रखिएगा। हंटर आयोग और किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा आयोग। अध्यक्ष कौन थे? इसी यही थे आपके, हंटर ही थे आपके। और आपने 2-3 हंटर का नाम सुना होगा, ठीक है। एक आपने सुना होगा जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आपका। 13 अप्रैल कब होता है आपका? 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तब भी इस हत्याकांड की जांच के लिए आपका हंटर कमीशन नियुक्त किया जाता है, ठीक है। हंटर कमीशन नियुक्त किया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। और ये जो आपका है हंटर आयोग, इसी को शिक्षा आयोग बोलते हैं, ठीक है। ये आपके प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि नहीं गलत होंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन है गांधी जी का प्रिय
वैष्णो, कौन सा गांधी जी का एक प्रिय गीत था बेटा, गांधी जी का एक प्रिय गीत था जिसका नाम क्या था बेटा? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आपका 23 क्वेश्चन हो चुका है, ये भी बता दिए हैं बेटा। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। अगर आप बात करेंगे गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन था, ठीक है, वैष्णो जन था। इसके लेखक कौन थे आपके? तो नरसिंह मेहता थे, बहुत पूछा गया है आपका, ठीक है। यहाँ वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसके साथ भी हम बहुत सारी क्वेश्चन बताए दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा। तो गांधी जी का प्रिय गीत कौन था? वैष्णो जन था। लेखक कौन थे इसके? नरसिंह मेहता थे। नेक्स्ट की अगर बात करोगे, वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। 14 अगस्त 1947 की रात को यह कथन किसने कहा था? तो बेटा अगर आप बात करेंगे यहाँ पर अगर, तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इसके एक दिन पहले आपका 14 अगस्त 1947 को आपका क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था आपका, ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उसके एक दिन पहले इसको पूर्व संध्या बोलते हैं। पूर्व संध्या पर बेटा आपके जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इससे पहले भी अगर देखोगे बेटा कुछ चीज़ें हम और एक चीज़ बता देते हैं। अगर संविधान सभा की बात करता है आपकी संविधान सभा, तो आपको पता है बेटा संविधान सभा की मांग को पॉलिटिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जब आ गया तो थोड़ा बहुत हम उसको बता देते हैं बेटा। संविधान सभा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहीं पर हम पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। संविधान सभा की जो पहली मांग हुई थी पहली बार, वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में की थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपको, गांधी जी ने कब मांग की थी? तो 5 फरवरी 1922। अगर बात करोगे 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने मांग की थी और क्या कहा था? कहा था भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान सभा का निर्माण हो, या गांधी जी ने कहा था। फिर अगर देखोगे 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है औपचारिक रूप से या स्पष्ट रूप से पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो 1934 में। किसने? 1934 में M.N. रॉय। कौन थे आपके? 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग थी। यही क्वेश्चन पूछा था। पहली बार अगर पूछेगा तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में औपचारिक या स्पष्ट मांग पूछता है तो 1934 में M.N. रॉय ने। फिर बेटा अगर नेक्स्ट देखोगे 1937-38 में, कब? 1937-38 में अगर एक सन दिया रहता है तो आपका 1938 सही होगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बेटा मांग की थी, ठीक है। इसी तरह बेटा अब कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, अगर कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस ने कब मांग की थी संविधान सभा की? तो कांग्रेस ने बेटा अगर बात करोगे कांग्रेस ने 1935 में। कब मांग की थी कांग्रेस ने? 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। जो अभी हमने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला बताया कि मांग की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द और कहा था, जो संविधान सभा बनाई जाएगी वो क्या होगा बेटा? भारतीयों के द्वारा चुनी गई वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा बनाई जाएगी। इतनी बातें यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी और बहुत सारे लोगों ने भी संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो वी डी सावरकर है। कौन बेटा? वी डी सावरकर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ठीक है, भारत को अकेला किसे कहा जाता? तो अभी हमने बताया था आपको, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नारी आंदोलन का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। फिर अगर देखोगे एकदम सरल क्वेश्चन है बेटा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और भी कहा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, है ना, ये भी कहा था, ठीक है। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर अगर बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर बात करोगे भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? किस जाना जाता है बेटा? अगर बात करोगे क्या है ये? वल्लभ भाई पटेल है, आपके वल्लभ भाई पटेल हैं। तो कैसे याद रखोगे? थोड़ा कहानी सुनो। जब बेटा भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें छोटी छोटी रियासतें थी, तो जमींदार और महाजनों के अंतर्गत थी आपकी, जिसको बोला जाता है देसी रियासतें। लगभग 550 के आसपास, 552 कह सकते हो आप, रियासतें थी। जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत, तो इन देसी रियासतों को आज़ादी दी गई थी कि चाहे आप पाकिस्तान में जाओ, चाहे आप कहाँ जाओ, भारत में जाओ। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या काम किया था बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह काम किया था, क्या काम किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह काम किया था कि सभी छोटी छोटी जो देसी इकाइयाँ थी, आपकी देसी रियासत थी, उनको भारत में शामिल किया था, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बेटा? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और बेटे को देखोगे बेटा, इन्हें भारतीय एकीकरण का पुरुष कहा जाता है। पूछिए भारतीय एकीकरण में
सबसे ज़्यादा प्रयास किसका रहा था, तो इन्हीं का रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। 3 रियासतें थी जो नहीं शामिल हो रही थी आपकी, एक जूनागढ़ है जनमत संग्रह के आधार पर शामिल की गई थी, जम्मू कश्मीर है राजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल किया गया था, और आपका हैदराबाद है पुलिस कार्रवाई, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं दिया रहता है तब आपका सैनिक कार्रवाई सही होगा, लेकिन नॉर्मली आपका पुलिस कार्रवाई। इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो यहीं पर कुछ बातें हम आपको पॉलिटी से संबंधित बता देते हैं। पॉलिटी शॉर्ट में एकदम बताएंगे। पर पॉलिटी में एक समिति है बेटा जिसका नाम है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, राजेंद्र प्रसाद थे आपके, ठीक है। संघीय शक्ति समिति के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे आपके, ठीक है। जो प्रारूप समिति थी बेटा आपकी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को बनाई थी प्रारूप समिति। इसका काम था संविधान का प्रारूप बनाना। इसके अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर इसमें टोटल 7 सदस्य थे। इनको छोड़ दिया जाए तो 6 सदस्य थे, लेकिन इनको मिलाकर मतलब अध्यक्ष को 7 सदस्य थे आपके। एक आपके भीमराव अम्बेडकर हो गए, गोपाला स्वामी अय्यर हो गए, फिर एक आपके आयंगर हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में हम बता रहे हैं, फुल नाम आपको नहीं याद करना है, ठीक है। अगर प्रारूप समिति की आप बात करोगे तो शॉर्ट में देखो कैसे याद करोगे, कितना आसान है याद करना। जो इसके कितने सदस्य थे बेटा, इसकी अगर बात करोगे तो 7 सदस्य थे। कैसे याद करोगे, 7 में बेटा 3 की बात करोगे आ, 3 व्यक्ति जो थे उनका नाम आ से था, 4 व्यक्ति थे उनका नाम आपका मा से था। हम बीच के नाम बता रहे हैं, पूरा नाम आपको नहीं याद रखना है, इतना याद रखोगे आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करोगे 3 व्यक्ति किसे थे, आ, तो देखो आ में भी तो बेटा आपको शुरुआत में 3 आया, तभी तो आपने आ बनाया है। तो आ से बेटा कौन कौन हो जाएगा आपका, एक तो यही अम्बेडकर हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, ठीक है। फिर आपके एक अय्यर हो गए आपके, ठीक है, अय्यर हो गए। फिर आपके कौन एक हो गए, एक आपके आयंगर हो गए। कौन आपके, एक आयंगर हो गए। शॉर्ट में ही याद रखना है, पूरा नहीं याद करना है। अम्बेडकर, अय्यर, आयंगर, ठीक है। फिर अगर देखो 4 व्यक्ति माँ से थे, कौन कौन माँ से थे, एक आपके मुंशी थे। कौन से आपके, मुंशी। पूरा नाम था KM मुंशी, लेकिन हम क्या कह देंगे, इनको मुंशी कह देंगे। एक आपके क्या थे, आपके मुंशी थे। एक आपके कौन व्यक्ति थे बेटा, एक आप एक के मुंशी थे। दूसरे आपके कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। एक आपके माधवराव थे, एक आपके माधवराव थे। और एक आपके मचारी, मचारी का पूरा नाम है कृष्णा मचारी, तो आप सिर्फ मचारी याद रखना, ठीक है। कृष्णा मचारी, माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला, मुंशी, अय्यर, आयंगर और अम्बेडकर। प्रारूप समिति के बारे में इतना बात आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में किसको महावृद्ध पुरुष, महावृद्ध पुरुष या आप इसको कह लो वयोवृद्ध पुरुष कह लेते हैं, या सबसे वृद्ध पुरुष किसे कह लेते हैं, वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया है, दादा भाई नौरोजी को कहा गया है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के विषय में और बातें याद रखना, इन्होंने पहली बार भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी मतलब गरीबी, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब है कि वही अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं, वही अंग्रेज अपने देश में शासन कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में लोकतंत्र स्थापित किए हैं, जनता की देख रेख करते हैं, उनका विकास करते हैं। लेकिन वही अंग्रेज जब हमारे यहाँ है तो हमको लूट रहे हैं। दो मुहा शासन कैसा, आप वही वहाँ शासन कर रहे हो तो आपका शासन अच्छा है, आप वही भारत में शासन कर रहे हो तो आप हमको लूट रहे हो। इसी को कहते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश हो लेकिन यहाँ पर रूल आपका अनब्रिटिशों जैसा है। दूसरी बात है, उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसके, धन का निष्कासन, मतलब कैसे कैसे भारत का धन निकल कर अंग्रेज अपने देश ले जा रहे हैं, रह रहे हैं भारत में, खा रहे हैं भारत की, लेकिन जो भारत से राजस्व टैक्स वसूल रहे हैं उसका काम होना चाहिए भारत का विकास करना, लेकिन वो पैसा क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं अंग्रेज लोग। तो धन का निष्कासन हो गया, इसलिए तो भारत बेटा आपका गरीब हुआ, ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया उन्होंने। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय की गणना हुई थी। इन्होंने कितनी बताई थी, 20 रुपये वार्षिक बताई थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी है बेटा लोगों की, 20 रुपये। और भी बेटा याद एक बात याद है, जॉन सुलीवान। एक आपको एक कथन और याद रखना बेटा, जॉन सुलीवान कह सकते हो, ठीक है, जॉन सुलीवान कह सकते हो, सुलीवान कह सकते हो, ठीक है। जॉन सुलीवान ने एक कथन कहा था कि अंग्रेज ऐसा स्पंज है, अंग्रेज ऐसा स्पंज है, स्पंज जो भारत की गंगा का जल सोख कर टेम्स नदी में निचोड़ रहे हैं। जैसे भारत की पवित्र नदी गंगा होती है, वैसे ब्रिटेन की या अंग्रेजों की पवित्र नदी आपकी टेम्स है। तो गंगा नदी का जल सोख कर स्पंज से टेम्स में निचोड़ रहे हैं। इसका कहने का अर्थ है भारत का धन लूट कर कहाँ ले जा रहे हैं, अपने देश ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कथन आप याद रखिएगा। इतनी बातें हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो अगर आप देखोगे 1887 में लाहौर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ हुई थी। आपकी लाहौर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1887 में हुई थी। इतना आप लोग याद रखेंगे बेटा, कब, 1887 में। फिर अगर आगे आप बात करते हो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो अभी पीछे हम बता चुके हैं, ठीक है। 1898 पेसेंट ने जो सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वही आगे चलकर मदन मोहन मालवीय ने 1916 में क्या बना दिया, आपका BHU बना दिया, ठीक है। आपका
बनकर तैयार हो गया था बेटा 16 में। अगर आपका 16 नहीं दिया रहता, इनमें से कोई विकल्प भी ना हो, आपको 15 मिल जाए तो 15 भी लगा सकते हो, क्योंकि 15 से शुरू हुआ था आपका, ठीक है। फिर आपका 16 के आसपास देखोगे तैयार हुआ था आपका, ठीक है, पूरी तरह से आपका, तो इसको आपको 1916 ज़्यादा सही हो जाता है। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो अभी हमने आपको बताया था दादा भाई नौरोजी ने। बेटा भारत की आय गणना से संबंध में, भारत की आय से संबंधित में 2 व्यक्ति हैं, एक आपके आरसी दत्त हैं, एक दादा भाई नौरोजी हैं। तो दादा भाई नौरोजी हैं, दूसरे आपके क्या है बेटा, आरपी दत्त हैं, आरपी दत्त हैं आपके, आरपी दत्त हैं आपके, तो एक आपके आरसी दत्त हैं। इतना आपको थोड़ा बहुत याद रखना है आपको, ठीक है। आरपी दत्त, एक आपके आरसी दत्त हैं, 2 नाम हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको दादा भाई नौरोजी याद रखना है, ठीक है, ये मत याद रखना है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे आर्थिक आय का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, अभी हम पीछे आपको समझा चुके हैं कि कौन थे बेटा, दादा भाई नौरोजी थे। फिर अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो आनंदमठ पुस्तक के लेखक आपके अगर देखोगे तो बंकिम चट्टोपाध्याय हैं या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये आपका। फिर अगर आप क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो बेटा कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय आपके दादा भाई नौरोजी थे। बेटा बस आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। आज हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, और साथ में बहुत सारी बातें हमने आपको विस्तार से बताई है। आप सब वीडियो देख लीजिएगा, जाने से पहले भी आप वीडियो शॉर्ट में एकदम काट के देख लीजिएगा, आपके पास टाइम नहीं, लेकिन अभी पूरे वीडियोज़ देखिए आपको, ठीक है। फिर लास्ट में आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, पेपर देने से पहले आप इनको एक नज़र देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, आप पढ़ते रहिए, उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद बेटा।